अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। यह मिसाल तो एक नापाक जानवर के लिए है, लेकिन कहते हैं कि जब चोर इकट्ठे हों और मिलकर चोरी करें, इत्तेफाक उनका आपस में और मिलकर प्लानिंग करें, लेकिन जब वो चोरी कर लेते हैं ना, तो चोरी शुदा माल पर उनमें जरूर झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, हड्डी पर वो जरूर लड़ पड़ते हैं। ऐसा ही कुछ इस्लामाबाद में हुआ है कि इस्लामाबाद के एक निजी होटल के अंदर साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ थे और नून लीग के मौजूदा एमएनए फार्म 47 की पैदावार हनीफ अब्बासी साहब थे। हनीफ अब्बासी साहब को देखकर अनवारुल्लाह काकड़ गुस्से में आ गए। अब क्योंकि हनीफ अब्बासी ने किसी टीवी प्रोग्राम के अंदर ये बात की हुई थी कि ये जो गंदम पॉलिसी है, ये जो 300 अरब रुपए का चूना लगा है, किसान सड़कों पर रुल रहा है, इसका जिम्मेदार अनवारुल हक काकड़ है। और किसी और जगह से भी ये कैंपेन चलाई गई थी कि ये सारा बोझ जो है वो अनवारुल काकड़ पर ही डाल दिया जाए, जबकि अनवारुल काकड़ वजीर खारजा बनने का ख्वाब देख रहा था। तो वो पहुंचे निजी होटल के अंदर, तलब कलामी हो गई। तो हनीफ अब्बासी ने कहा, मैं कसम उठा के कहता हूं, मैं खुदा की कसम उठाता हूं कि तुम चोर हो। गंदम स्कैंडल के अंदर तुमने अरबों रुपए कमाए हैं, तुमने बहुत बड़ा टीका लगाया है। तो इस पर अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा, तो क्या हो गया, क्या तुम मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हो? आओ मुझे गिरफ्तार करो। और फिर वहां पे गालियां शालियां तलब कलामी अच्छी खासी हुई। तो उसके बाद जो पत्ता फेंका अनवारुल्लाह काकड़ ने, उसके बाद हनीफ अब्बासी कहते हैं नहीं बोला। उसके बाद हनीफ अब्बासी, खुदा की कसम तुम चोर हो, अल्लाह की कसम तुम चोर हो, मैं कसम उठा के कहता हूं कि तुम चोर हो। यही तक हनीफ अब्बासी ने इख्तिफा किया और फौरी तौर पे हनीफ अब्बासी ठंडा हो गया। अब क्या जुमला था? अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि फार्म 47 पर बात की ना, मैंने अगर फार्म 47 पर बात की तो आप और नून लीग को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मैंने फार्म 47 का जिक्र कर दिया ना यहां पे, या मीडिया पे आके बता दिया कि तुम्हारी हुकूमत कैसे बनी है, तुम कैसे जीते हो, तो तुम्हें मुंह दिखाने की जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारी नून लीग को भी किसी को मुंह दिखाने की जगह नहीं मिलेगी। अब साबिक निगरान वजीर आजम जिसके होते हुए इलेक्शन हुए हैं, वो तस्लीम कर रहा है कि तुम फार्म 47 की हुकूमत हो। काजी साहब को क्या और भी सबूत चाहिए? किसी अदालत को क्या अब भी शक है? किसी को अब कसर रह गई है कि निगरान वजीर आजम इलेक्शन करवाने वाले ये कह रहे हैं कि फार्म 47 पर अगर मैंने बात कर दी तो ना अब्बासी तुम ना तुम्हारी नून लीग किसी को मुंह दिखाने की काबिल रह जाएगी। अब भी काजी साहब को सबूत चाहिए। अब भी इस हुकूमत को कोई हुकूमत मानता है कि चोर आपस में ही लड़ पड़े हैं, आपस में ही जो एक दूसरे के वो राज जो है वो अफशा कर रहे हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो सबसे अहम बात है कि इमरान खान ने जो आज गुफ्तगू की है अडयाला जेल के अंदर, दो तीन नुकात आपके सामने रख दूं। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के जजेस के लेटर ने साबित कर दिया कि मुल्क में जंगल का कानून है। वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हाई कोर्ट के जजेस की तरह खड़े हो जाएं और गलत फैसलों से इनकार करें। एक तो आज इमरान खान ने कहा कि काजी फाइज ईसा जो है वो ओपनिंग बैट्समैन है, ताकतवर हल्कों का ओपनर है, वो सबसे बड़ा टाउट है। और फिर इमरान खान ने कहा कि काजी फाइज ईसा ने बयान दिया कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं, दबाव उस पर आता है। खाने का दबाव उस पर आता है जो गलत काम करने से इनकार करता है, उसी को आपने मैनेज करना है ना, उसी को आपने दबाव में लाना है जिसने इनकार किया। जो इनकार ही नहीं कर रहा, जो पहले ही साथ है, उस पर कौन सा दबाव आना है? खाने का जो काम, जो दबाव उस पर आता है जो गलत काम करने से इनकार करता है। आप तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ बी टीम बने हुए हैं, आप तो ओपनर बैट्समैन है, आप पर कौन सा दबाव आना है? अच्छा, फिर खाने का बातचीत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बातचीत तब होगी जब हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाएगा और जेलों में कैद हमारे बेगुनाह कारकुनान को रिहा किया जाएगा। इस वाले शुएब शहीन ने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी। शुएब शहीन ने कहा, देखो हमें कहते हैं आओ मुज़ाकरात करो, आओ मुज़ाकरात करो। वो कहते हैं कौम ने हमें मैंडेट दिया है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर हमारे घर पर कब्जा हो जाए, अब कब्जा छुड़वाने के बजाय घर हमारा हो, कब्जा कोई कर ले और हम कहें कि आओ उसके साथ मुज़ाकरात करो, वो पहले तो हमारा वो घर खाली करे, उसके बाद उससे मुज़ाकरात होंगे कि उसके खिलाफ पर्चा होना है, नहीं होना है, बात करनी है, नहीं करनी, क्या मुतालबात है। वो पहले तो घर खाली करें, पहले तो हमारा मैंडेट वापस करें, उसके बाद कोई और दूसरी तीसरी बात होगी। तो ये, और फिर जो है वो आपके डिप्टी वजीर आजम और फॉरेन मिनिस्टर गिम्बिया गए हुए हैं। अब बहुत सारे लोगों ने गैम्बिया या गिम्बिया इसका नाम भी सुना होगा। इस पर जो है बड़ी कड़ी तनकीद की है नुसरत जावेद साहब ने। नुसरत जावेद साहब ने कहा, अफ्रीका में समंदर के किनारे एक मुल्क है जिसकी आबादी 20 लाख है। इस मुल्क की अपनी आधी आबादी भी इसे छोड़कर कहीं और चली गई है और हमारे वजीर खारजा और नायब वजीर आजम वहां गए हुए। उन्होंने कहा कि एक गैर फाल तंजीम OIC, उसकी कोई जैली कमेटी यानी कोई थर्ड लेवल का इजलास हो रहा है, और वो भी गैम्बिया के अंदर जिसकी आबादी 20 लाख और आधे लोग वो भी उसमें नहीं रहते। वहां पे आपका जो है ना, फिर कहते हैं कफायत जारी करनी है, फिर कहते हैं पैसे बचाने हैं, तो मुंह उठा के गए हुए हैं सारे वहां पे। बहरहाल जनरल नईम खालिद लोधी का नाम पिछले कई दिनों से चल रहा है कि वो मुज़ाकरात के हवाले से, मुफाहमत के हवाले से वो मैदान के अंदर हैं। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जो है वो PTI और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कोई एंगेजमेंट हो। ये जो अदारों पर तनकीद होती है या अदारे जो इंटरफेरेंस करते हैं
یہ جو ایک ہیٹ والا اعصاب بنا ہوا پچھلے 2 سالوں سے پاکستان میں، اس کے اندر کمی آئے. تو انصار عباسی صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی کی سیاسی اور ادارہ جاتی مفاہمت کی وہ تجویز فوجی حکام تک پہنچ گئی ہے جس میں انہوں نے کسی جماعت کا نام لیے بغیر بنیادی طور پر فوجی اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان خلیج کو ختم کرنے پر توجہ مرکوز کی ہے. تو اس بات کی تصدیق کی ہے انصار عباسی صاحب نے کہ نعیم خالد لودھی صاحب کا، یہ میں نے 2 دن پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ 2 جرنیل جو ہیں وہ اس وقت ایکٹیو ہیں یہ مذاکرات اور مفاہمت کے لیے، تو اب ان کا پیغام آرمی چیف تک پہنچ گیا ہے. دی نیوز کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ نعیم خالد لودھی جو ہے مختلف لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہے، جس میں سید مشاہد حسین سید ہیں، سابقہ سینیٹر نون لیگ کے، محمد علی دورانی جو پچھلے 1 سال سے 2 سالوں سے لگے ہوئے ہیں، سابق 4 سٹار جرنیل ہیں، سابق ایئر مارشل ہیں، سابق 4 سٹار سے مطلب سابق آرمی چیف ہیں. اس میں جو ہے کیونکہ لیفٹیننٹ جنرل جو ہوتا ہے وہ 3 سٹار ہوتا ہے، 4 سٹار جرنیل تو آرمی چیف ہوتا ہے، تو وہ ہیں. کچھ اہم لیکن ریٹائرڈ سفارتکار بھی ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں، اور میڈیا کے چند افراد سے بھی وہ کہتے ہیں کہ جو ہے رابطے ہو رہے ہیں نعیم خالد لودھی صاحب کے. تو یہ ایک بڑا ڈیلیگیشن بن رہا ہے جو پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات ہو گئے، بات چیت ہو گئی، یا اسے آپ انگیجمنٹ کہہ لیں، اس حوالے سے رابطے میں اس وقت ہے. اس کے علاوہ جو اہم ترین چیز ہے کہ صدر نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی ریٹائرمنٹ کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا، یعنی ان کو برطرف کیا گیا تھا تو سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا تھا کہ ان کی ریٹائرمنٹ کنسیڈر کی جائے. اب کیونکہ ان کو بحال تو کیا نہیں جا سکتا، ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، تو اس حوالے سے نوٹیفکیشن نکل گیا ہے. اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی نے سردار سلیم حیدر کو گورنر پنجاب کے لیے نامزد کر دیا ہے. سردار سلیم حیدر راولپنڈی ڈویژن کے صدر ہیں پیپلز پارٹی کے، یہ سابقہ وزیر بھی رہے ہیں. فتح جنگ اٹک کا علاقہ ہے، وہاں سے ان کا تعلق ہے. جبکہ کے پی کے گورنر کے لیے جو ہے وہ پرویز خٹک بھی ایکٹیو ہیں، فیصل کریم کنڈی بھی سابق ڈپٹی اسپیکر اور موجودہ سیکرٹری اطلاعات ہیں یہ پیپلز پارٹی کے، یہ بھی ایکٹیو ہیں. اور بھی بہت سارے نام ہیں جو کوشش کر رہے ہیں. اس حوالے سے بھی پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے کہ آج نام سامنے آ جائے گا. ایک اہم ترین جو چیز آج ہوئی ہے، یا شاید آج کی سب سے بڑی خبر کہہ سکتے ہیں، کہ وفاقی حکومت نے صدارتی ایکٹ کے ذریعے ایک نیا ادارہ بنایا ہے. وفاقی حکومت نے سائبر کرائم کو ایف آئی اے سے علیحدہ کر کے نیا ادارہ بنا دیا. یہ جیو نیوز رپورٹ کر رہا ہے. اس ادارے کا نام ہے این سی سی آئی اے. یہ ایف آئی اے سے الگ ادارہ ہوگا. اس کا کام ہوگا سوشل میڈیا کو دیکھنا، سائبر کرائم کو دیکھنا اور سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا. آپ سادہ الفاظ کے اندر اس کا اپنا سربراہ ہوگا. اس کے سربراہ کا جو عہدہ ہوگا وہ آئی جی کے لیول کا ہوگا، آئی جی کے لیول کا اختیار ہوگا. اور اس کے علاوہ اس کا اپنا عملہ ہوگا. ایف آئی اے سے یہ ٹوٹلی الگ ہوگا. اس کے تھانے بھی اپنے ہوں گے. تو لہٰذا اس کا مقصد کہتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ دہشت گردی ہوتی ہے، سائبر کرائم اور مختصر یہ سوشل میڈیا کو لگام دینے کے لیے یہ سارا کچھ ایک الگ ادارہ بنا دیا گیا ہے کہ اس کا مکمل اپنا تھانہ، اپنا عملہ، اپنا سربراہ. 2 سال کے لیے سربراہ اس کا کرے گا. تو چائنا ماڈل پر آپ کہہ لیں یا مڈل ایسٹ ماڈل پر جو بات ہو رہی تھی سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی، آج باقاعدہ اس پہ کام شروع ہو گیا ہے. پاکستان زندہ باد.